हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सभी बच्चे बहुत अच्छे से क्लासेस को अटेंड कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर की क्लास नंबर 7 करेंगे, जिसमें हम सभी का टॉपिक होगा प्रोनाउन। और प्रोनाउन का पार्ट 1 है ये क्लास। आपको 20 क्वेश्चंस दिए जाएंगे जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और आपके सभी एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो चलिएगा प्रश्न को करते हैं। अपना पहला प्रश्न है, लेट यू एंड आई ए स्लैश टेक अ डिप इनटू बी स्लैश होली वाटर सी स्लैश नो एरर डी। एरर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, और फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन और इम्प्रूवमेंट वाले क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन आपको 3 पैटर्न ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए अपना पहला प्रश्न, इसमें आप आंसर करिएगा। इसमें किस पार्ट में एरर है देखेंगे। लेट यू एंड आई टेक अ डिप इनटू होली वाटर। तो याद कर लेंगे बच्चों, प्रोनाउन होता क्या है। तो आप सभी को मालूम है कि प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। तो यहाँ पर हम सभी को देखना पड़ेगा, प्रोनाउन में पर्सनल प्रोनाउन एक होता है। पर्सनल प्रोनाउन में 3 प्रकार के प्रोनाउन पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और नाउन में हम सभी केस पढ़े ही हैं, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। तो याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर बिल्कुल सही ए वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। लेट के साथ, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लेट के साथ हमेशा प्रोनाउन किस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ओके, तो ऑब्जेक्टिव केस में प्रोनाउन आएगा तो लेट के साथ मी आ सकता है, देम आ सकता है, ठीक है, हर आ सकता है, हिज आ सकता है, इट्स आ सकता है, ठीक ना, ये सब जो है यू आ सकता है। ये सब ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन है, और जो है भले ही ये सब्जेक्ट के स्थान पे आएंगे, इसको भी आप याद रखिएगा। तो लेट यू एंड मी हो जाएगा, ना कि लेट यू एंड आई, ठीक है। और आप जानते ही हैं कि किसी भी सेंटेंस में यदि पॉजिटिव सेंस में तीनों प्रोनाउन एक ही सेंटेंस में आए तो 231 का रूल लगता है। 231 मतलब सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो आप देख पाते हैं कि यदि कोई दो हो तो 23 मतलब सेकेंड पर्सन थर्ड पर्सन, 31 यानी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन। और अगर किसी में जो है आप देख पाते हैं कि फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन हो तो 21 लगता है, लेकिन निगेटिव सेंस हो तो 123 लगता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत पूछते हैं, है ना। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपका जो है आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल ए पार्ट वाले बच्चे सब करेक्ट हैं। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन सेकंड देखिएगा, नाइदर द फादर नॉर हिज सन केयर्ड फॉर देयर बुक। इसको बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा, नाइदर द फादर मतलब ना ही पिता, ना ही उसका पिताजी का बेटा, यानी उनका बेटा जो है केयर किया अपनी किताब का। तो याद रखना पड़ेगा आपको यहाँ पर क्या एरर है। तो बच्चों बहुत ही आसान है, याद कर लीजिएगा। अगर कभी भी सेंटेंस में नाइदर आए, ठीक है, आइदर आए, ईच आए, एवरी आए, एनी आए, बात समझ पा रहे हैं ना, नन आए, तो ये कुछ होते हैं जब ये प्रोनाउन की तरह आते हैं तो इनके साथ, ठीक है, जब जो है 2 सब्जेक्ट जुड़े हों तो इनके लिए जो पॉजेसिव केस का जो है प्रोनाउन होगा वो हिज यूज़ होता है, जब तक मतलब जेंडर ना कर दे। जैसे अगर कर देता कि नाइदर सीता नॉर गीता, तो यहाँ सीता गीता लड़कियां हैं तो आप हर यूज़ करते। अगर कुत्ते बिल्ली कर देता नाइदर द कैट नॉर द डॉग, तो आप इट्स करते पॉजेसिव केस। लेकिन जब इस तरह से जेंडर का कंफर्मेशन ना हो तो आप हमेशा हिज करते हैं। यहाँ तो आप जान पा रहे हैं पिता भी मैस्कुलिन जेंडर है, बेटा भी मैस्कुलिन जेंडर है। इसको सिंगुलर मानते हुए यहाँ पर देयर का प्रयोग ना करके हिज का प्रयोग करना है, ठीक है। नाइदर द फादर नॉर द सन मतलब दोनों में से कोई नहीं, बात समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए हिज लग रहा है सिंगुलर के सेंस में। तो प्रोनाउन हमेशा जो है पॉजेसिव केस का जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा। ओके, बहुत अच्छे सभी जो है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, मतलब सी में ही एरर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, द टू फ्रेंड्स वॉकड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। बताइएगा, शांत रूप से जो है क्या किए, 2 मित्र, द टू फ्रेंड्स वॉकड बिसाइड ईच अदर इन साइलेंस। तो आपको करना पड़ेगा यहाँ पर ईच अदर, तो टू आया है ना, तो टू की वजह से आप देख पाते हैं कि यहाँ पर जो है
ईच अदर, दो के लिए ईच अदर, दो से अधिक के लिए वन अनदर होता है। तो यहाँ पर आपका दो आया है, दो की वजह से ईच अदर करेक्ट है। याद रखिएगा ये जो है रेसिप्रोकल प्रोनाउन होते हैं। जब जो है ईच अदर का प्रयोग आप करेंगे तो हमेशा आपको दो सब्जेक्ट देखना पड़ेगा और दो से अधिक हो तो वन अनदर। तो यहाँ पर सी पार्ट में रह रहा, बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, यू शुड अवेल, ठीक है, यहाँ पर अवेल लिखा है AVAIL, ठीक है। यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ एवरी चांस इन लाइफ, इसमें आप बताइएगा बच्चों क्या करेक्ट है, मतलब कहाँ पर एरर है, अगर एरर है तो आप उसको बताइएगा। यू शुड अवेल योर सेल्फ, बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट जा रहे हैं ए पार्ट में, ठीक है। एरर हो सकता था बट है नहीं, क्यों नहीं है, क्योंकि अवेल के साथ यू के अनुसार योर सेल्फ आया है, बिल्कुल सही। इसके बाद शुड है, अवेल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में भी करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको नो एरर करना पड़ेगा, बिल्कुल सही, इसमें नो एरर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा डी ऑप्शन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 में नो एरर है, ठीक ना। याद रखिएगा वो वर्ड कौन कौन से हैं, तो देखिएगा एक्विट है, नोट कर लीजिएगा एक्विट, इसके बाद है अवेल, फिर है रिकंसाइल, इसके बाद है अम्यूज, फिर आपको मिल जाएगा अवेंज, नोट करते रहिए आप, अवेंज, फिर आप मिल जाएगा रिजाइन, रिवेंज, एंजॉय, ये एंजॉय बहुत आता है एग्जाम में, एंजॉय, एक्सर्ट, EXERT, अप्लाई, अडॉप्ट, एडजस्ट, अप्लाई लिख लीजिएगा, एडॉप्ट लिख लीजिएगा, एडजस्ट लिख लीजिएगा, एडजस्ट लिख लीजिएगा, प्राइड एंड ओवर रिच, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके साथ हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को फ्रेंड्स हम सभी सेल्फ प्रोनाउन भी कहते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आया होगा, इसमें नो एरर है, बिल्कुल सही, सभी बच्चे करेक्ट हैं। तो आप देखिएगा आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल सही। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर, आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर स्टेइंग हेयर, नो एरर, इसमें बताइएगा ए पार्ट में, बी पार्ट में, सी पार्ट में, डी पार्ट में, एरर आपको बताना पड़ेगा। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स आर स्टेइंग हेयर, नो एरर, तो इसमें बच्चों आपने जान लिया ना कि आइदर हो, एवरी हो, नाइदर हो, नन हो, इसके साथ जो ऑफ द लगता है, ऑफ द के बाद जो प्रोनाउन, जो नाउन आएगा, याद रखिएगा नाउन या प्रोनाउन जो भी समझिए, देम आएगा, यू आएगा, लेकिन जो है हर या हिज नहीं आएगा, ठीक है। तो जो नाउन प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा आपको याद रखना पड़ेगा आइदर, एवरी, नाइदर, नन की वजह से सिंगुलर होगा। तो आपने ध्यान रखना होगा यहाँ इज होना चाहिए, ठीक है, आर नहीं होना चाहिए। आइदर ऑफ द टू सिस्टर्स इज स्टेइंग हेयर, समझ पा रहे हैं ना, दो में से कोई एक, तो यहाँ इज होगा इन प्लेस ऑफ आर, ओके। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, द मैन, फिर देखिएगा हैज़ जस्ट इंटर्ड द रूम इज़ माई फ्रेंड। तो आपको याद रखना पड़ेगा जब क्वेश्चन वर्ड बीच में कंजक्शन की तरह आता है तो उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। तो आप याद कर लीजिएगा कि जब पर्सन की बात हो तो हूँ लगता है, थिंग या एनिमल की बात हो तो विच लगता है, प्लेस की बात हो तो वेयर लगता है, स्थान की बात हो तो आपका वेयर लगता है, टाइम की बात हो तो व्हेन लगता है, मेथड की बात हो तो हाउ लगता है, व्हाई लगता है, रीज़न के लिए, ठीक है, रीज़न के लिए व्हाई लगता है, और मेथड की बात हो तो हाउ लगता है, ओके। लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा जो हु है वो सब्जेक्टिव केस है, हुम इसका ऑब्जेक्टिव केस है, और हुज जो है पोजेसिव केस होता है, ओके। जैसे जो, जिसे, जिसका, ठीक ना। विच का प्रयोग पर्सन के लिए तब होता है जब आपको दो में से कोई एक की बात हो, चॉइस दिया हो, ठीक है, दो में से कोई एक हो तब विच का प्रयोग पर्सन के लिए कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अब आप आंसर बताइए, मैंने आपको बताया गया कि पर्सन के लिए हूँ लगता है सब्जेक्टिव केस, तो आप क्या करेक्शन करेंगे,
द मैन हु हैज जस्ट एंटर्ड, बिल्कुल सही, जो, ठीक है, अभी अभी अंदर आया है, मेरा मित्र है। ओके, तो आप समझ पा रहे हैं ना, सी ऑप्शन, बिल्कुल सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द बुक, इसके बाद कह रहा है आई बॉट इज वेरी कॉस्टली, हु आई बॉट, दैट आई बॉट, हुम आई बॉट, या नन ऑफ दी अबव, कौन सा करेंगे। देखिएगा आपको क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसे बुक है ना, बुक नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग के लिए दैट ही आप करेंगे, बिल्कुल बी वाले बच्चे करेक्ट हैं। हु का प्रयोग पर्सन के लिए और पर्सन के लिए ही हुम का प्रयोग भी ऑब्जेक्टिव केस में, तो दैट का प्रयोग पर्सन थिंग दोनों के लिए किया जाता है। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए। तो द बुक दैट आई बॉट इज़ वेरी कॉस्टली, जिसे मैंने खरीदा वो बहुत महंगा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट गॉट, अब आपको बताना पड़ेगा हिज ड्रेस या हर ड्रेस या इट्स ड्रेस या देयर ड्रेस, कौन सा करेक्शन करना चाहेंगे आप। एवरी टीचर एंड एवरी स्टूडेंट, तो इसमें फ्रेंड्स आपको याद रख लेंगे, एवरी के साथ, ईच के साथ, आइदर नाइदर के साथ जब दो नाउन इकट्ठे लिखे हों तब भी हमेशा सिंगुलर मानते हुए। तो टीचर भी कॉमन जेंडर है, न्यूटर भी कॉमन, टीचर भी कॉमन नाउन है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है, ठीक है। तो आप देख पाते हैं कि ऐसे सेंस में आपको क्या करना पड़ेगा, हिज, बिल्कुल सही, हर अध्यापक, हर विद्यार्थी, ठीक है, अपना जो है ड्रेस रेडी किया, यानी कि हर कोई रेडी हुआ, ठीक है, और ड्रेस रेडी किया तो हिज होगा, बिल्कुल सही। डी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। अगर ये लिखा होता एवरी एवरी गर्ल एंड एवरी स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप कर सकते थे, गर्ल की वजह से हर, अदरवाइज आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर आप जो है, जब जो है जेंडर का जिक्र कर दिया जाए तो आप हर करेंगे, हिज नहीं करेंगे और इट्स करेंगे, लेकिन जब जेंडर का जो है एक्सप्रेशन ना दिखे तो आपको हिज करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 9, नन ऑफ हिज आर्म्स वाज वाउंडेड, अभी अंडरलाइन वर्ड को चेंज करना है, नाइदर ऑफ द हिज आर्म्स वर, नाइदर ऑफ हिज आर्म्स वाज, नन ऑफ हिज आर्म्स वर, या नो इम्प्रूवमेंट, क्या करेक्शन करेंगे आप, नन ऑफ हिज आर्म्स वाज, अगर ये करेक्ट है तो आपका ऑप्शन आंसर होगा नो इम्प्रूवमेंट, अगर नहीं है तो आप देखिएगा क्या करेक्ट होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो यू विल हैव टू प्रिपेयर फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, एनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ओके, इन योर एनी एग्जामिनेशन, यू कैन नॉट कैटेगराइज। ओके, बताइएगा, नन ऑफ हिज आर्म्स वाज, तो बच्चों आपको याद है ना, अभी हमने बताया नन ऑफ द, नन का प्रयोग दो से अधिक के लिए, और भुजाएं दो ही होती हैं, ए दाया हाथ एक बायां हाथ, किसी के दो से अधिक हाथ नहीं देखे हैं, 3 हाथ 4 हाथ, ठीक है। तो हिज आर्म्स मतलब दो भुजाएं, तो क्या हो जाएगी, दोनों में से कोई नहीं एक्सीडेंट में उसकी जो है हाथ मतलब या भुजाएं जो है चोट खाई या चोट लगा, तो यहाँ पे नाइदर ऑफ हिज आर्म्स होगा और वाज होगा, क्योंकि आपको बताया गया है ना कि नाइदर के साथ नाउन तो प्लूरल होगा, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा, ठीक है, बिल्कुल सही, आप सभी लोग करेक्ट जा रहे हैं। हाँ, बी वाले बच्चे आप सभी बिल्कुल करेक्ट हैं, यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ओके, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बिटवीन यू एंड आई, इसके बाद आपको मिल रहा है सुहानी इज इंटेलिजेंट, आपको बिटवीन यू एंड आई को हटाना पड़ेगा, लेकिन अगर आप नहीं हटाएंगे, आपको लगता है कि नहीं हटना चाहिए, करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट, तो आपको देखना पड़ेगा बिटवीन यू एंड आई क्या करेक्ट है। तो बच्चों याद रखिएगा, बिटवीन हो गया, लेट हो गया, अमंग हो गया, ठीक है, इन सभी के साथ जब जो है प्रोनाउन आएगा तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा, सब्जेक्टिव केस में नहीं होगा। ओके, तो यू आपका पता ही नहीं चलता ऑब्जेक्टिव है कि सब्जेक्टिव, लेकिन आई मी में चेंज हो जाएगा, ठीक है, कहीं भी बिटवीन यू एंड आई नहीं होता, बिटवीन यू एंड मी होता है। ओके, तो
तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेट मी, लेट हर, लेट देम, ओके, बिटवीन यू एंड मी, बिटवीन शी एंड मी, इस तरीके से। तो आपको याद रखना पड़ेगा कौन सा ऑप्शन है। यस, क्वेश्चन नंबर 10 में, हाँ बिल्कुल सही बच्चे, आंसर करते रहें आप। हाँ बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होना चाहिए, बिटवीन यू एंड मी। इसका मीन्स ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इट विल बी अस, फिर है हु विल बाई अ, बी स्लैश, फिर आपको मिल रहा है न्यू हाउस और नो एरर मिल रहा है। यहाँ पर क्या गलत है, जैसे आप देखते हैं ना, बिल्कुल ए वाले बच्चे आप सभी करेक्ट जा रहे हैं, ए पार्ट में ही एरर है। जैसे आप कहते हैं ना कि यदि मैं तुम होता, या ये, या मैं ही हूँ, तो आप ऐसे सेंस में कहते हैं ना, इट इज़ आई, ये मैं ही हूँ आई एम स्टडिंग। इसके बाद आप सेंटेंस आगे बढ़ा सकते हैं। तो आई के नाते हूँ के साथ आई एम लगा है, और इट इज़ आई ये सब्जेक्टिव केस की तरह काम करेगा, यहाँ पर मी नहीं करना है। ठीक है, और अगर यदि मैं तुम होता, तो आप बोलते हो ना कि यदि मैं तुम होता, इफ़ आई वर यू। ठीक है, इस तरीके से इफ़ आई वर ही, ना कि हिम करते हैं। तो ऐसे सेंस में आपको सब्जेक्टिव केस यूज़ करना होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव केस। तो इट विल बी अस, ना हो के वी होना चाहिए था। इट विल बी वी हु विल बाई अ न्यू हाउस। तो यहाँ पर हम ही होंगे जो नया घर खरीदेंगे, तो यहाँ पर वी सब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन की तरह आता है। ओके, देखने में आपको सही लगेगा, बट यही सारे रूल्स हैं, यही सारे क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ओके, तो 11th नंबर में आप समझ गए ना। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज़ आई, यानी कि इट इज़, इट, फिर है इट इज़ या इट वॉज। ठीक है, इट इज़ इट वॉज के बाद हमेशा सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, इस तरीके से आप नोट कर लें तो आपको गलत नहीं होगा ए पार्ट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। फिर कह रहा है यू वी एंड दे आर लिविंग फॉर मुंबई। यहाँ पर तो आपको पता ही चल गया ना, बताया ही गया है कि पर्सनल प्रोनाउन जब जो है यूज़ होगा तो 231, बिल्कुल सही। कौन सा बच्चा करेक्ट है, आंसर करें आप सभी। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल। जो बच्चे कर रहे हैं यू वी एंड दे, वे बच्चे गलत हैं, वी यू एंड दे होना चाहिए। देखिए, वी यू एंड दे, ठीक है, ये करेक्ट होगा। 123, ठीक ना। क्यों भाई 123 करेक्ट करेंगे हम लोग, क्या मुंबई को छोड़ रहे हैं, ना कि मुंबई रह रहे हैं। तो यू वी एंड दे अगर आप करते हैं तो 2 1 और 3 ये नहीं होना चाहिए था। बात समझ पा रहे हैं ना, 2 1 3 नहीं हो, या तो आप देखिए 231 लिखते हैं या तो 123 लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप करते हैं वी यू एंड दे, यानी कि 1 2 3, तो या तो ये करेक्ट करें, बाकी ऑप्शन से देख लें क्या हो जाएगा। दे, यानी कि थर्ड पर्सन पहले आ गया तो नहीं आना चाहिए। यू दे एंड वी ये भी नहीं हो सकता। 1 3 और 2 3 1 ऐसा नहीं हो, 2 3 1, यू वी एंड, यू दे एंड वी। ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपको मिल रहा है नो इम्प्रूवमेंट। तो आप इसमें कौन सा करेक्ट करेंगे, ठीक ना, बिल्कुल सही। हाँ, ए ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 12 का ए ऑप्शन करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर आपको निगेटिव सेंस में बात कही जा रही है। निगेटिव सेंस का मतलब आप छोड़ रहे हैं, मतलब आप निकल रहे हैं उससे, अब आपका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ करेंगे यू वी एंड दे, सेम सेम, तो आप ना करके वी यू एंड दे करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, माई सेल्फ विल सी टू, इसके बाद कह रहा है इट दैट यू गेट योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पे आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा माई सेल्फ सी विल सी टू। तो आपको पता है ना
कि सेल्फ प्रोनाउन कभी भी यानी कि जो है जिसको आप क्या कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन या एम्फेटिक प्रोनाउन कभी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो आई विल सी होगा, ना कि माई सेल्फ विल सी। याद रखिएगा, बिल्कुल सही, ए ऑप्शन, ए पार्ट करेक्ट है आप सभी का। ओके, अगला देख लीजिएगा। इट इज़ मी हु हैव ब्रॉट यू होम। तो यहाँ पर आपको इट इज़ मी हु हैव, यदि ये चेंज करना है तो आप करें, अदरवाइज नो इम्प्रूवमेंट करेक्ट कर सकते हैं यदि आपको लगे। आंसर करते रहें बच्चों, मैं देख रही हूँ। इट इज़ मी, तो यहाँ पर आपको पता चल गया ना, बताया गया था ना इट इज़ आई। अब यहाँ पर किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में तो है, लेकिन इट इज़ आई, आई के साथ तो आप हैव लगाते हैं, तो यहाँ पे हैज़ आ गया, इनकरेक्ट हो गया। इट वाज मी हु हैव, इन ये भी इनकरेक्ट हो गया। इट इज़ आई हु हैव, तो सी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं, ठीक है, सी, इट इज़ आई हु हैव, यही सही है। ओके, आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ओनली यू एंड आई हैव ब्रॉट, इसके बाद कह रहा है बुक्स। तो यहाँ पर आपको क्या समझ में आ रहा है, ओनली यू एंड आई। अब आपको इसके अनुसार पॉजेसिव केस लाना पड़ेगा। तो याद रखिएगा बच्चों, अगर आपको 231 को फॉलो करना है और किसी भी सेंटेंस में यदि फर्स्ट पर्सन है, चाहे वो वी हो चाहे आई, तो हमेशा आवर लिखते हैं आप, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट पर्सन नहीं है तो यू को प्रेफरेंस दे करके योर लिखा जाता है, थर्ड पर्सन का कोई काम नहीं होता। अब आप देखिए यहाँ पर जो है फर्स्ट पर्सन है, तो ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत एग्जाम में आते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, बी ऑप्शन, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल सही, बिल्कुल बी वाले बच्चे सभी करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ, इसमें बताइएगा क्या करेंगे आप, वन विथ वन अनदर, ईच अदर, या एन अदर, या वन सेल्फ, इसमें आप क्या करेक्शन करेंगे। इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ ईच अदर या वन अनदर, बिल्कुल सही, वन अनदर, ठीक है। क्योंकि आपको पता ना, इंडियंस मतलब पूरे भारत के लोग, भारतीय लोगों को कभी भी एक दूसरे से, ईच अदर मतलब दो लोग, और वन अनदर मतलब दो से अधिक, तो पूरे भारत में दो से अधिक को बात कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ वन अनदर, बिल्कुल ए ऑप्शन वाले बच्चे आप सभी लोग करेक्ट हैं। आगे बढ़ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। राजू विल डू इट फॉर, ऑप्शन देखिए, माई सेल्फ, या मी एंड माई सिस्टर, या आई एंड माई सिस्टर, या आप करेंगे नन ऑफ द अबव। बताइएगा कौन सा करेक्शन करेंगे। राजू विल डू इट फॉर माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, ये पूरा ऑप्शन ये था, आपका ऑप्शन था माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, ठीक है, ये पूरा ऑप्शन था। तो अब आप देखिएगा राजू विल डू, आपको याद रखना पड़ेगा 231 या 123, तो विल डू इट फॉर ये पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, तो 231 को देखें। अब 231 में आपको याद रखना पड़ेगा, ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखिएगा माई सेल्फ एंड माई सिस्टर, दूसरा ऑप्शन, तो आपको पता है ना कि माई सेल्फ एंड माई सिस्टर ऐसा नहीं होता, मी एंड माई सिस्टर आप कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। आई एंड माई सिस्टर नहीं होगा बच्चों, याद रखिएगा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस की आवश्यकता है, सेंटेंस का ऑब्जेक्ट आपको ध्यान रखना होगा, ओके। इसलिए आई एंड माई सिस्टर नहीं होगा, ये कोई सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव केस ध्यान रखना है। तो मी एंड माई सिस्टर, ओके, मेरे लिए और मेरी बहन के लिए राजू ऐसा करेगा, ठीक ना। तो याद रखेंगे ये आपको करेक्शन, आप ऑप्शन के अनुसार देखिए, मी एंड माई सिस्टर, ओके। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। आगे ही आपको एक ब्लैंक मिला है, कह रहा है इज द बेटर ऑफ टू डांसर्स इन आवर सोसाइटी। इसमें आपको थोड़ा सा समझना होगा कि हु आएगा, हुज आएगा, विच आएगा, या दैट आएगा, किसको आप करेक्ट करेंगे इन चारों में से। हाँ बिल्कुल सही, यहाँ पर नहीं बच्चों, हु नहीं होगा, भले पर्सन है। आपको बताया गया है ना कि विच का प्रयोग, ठीक है, जब ऑप्शन दिया हो तो लग सकता है, तो हो जाएगा ना विच इज़ द बेटर ऑफ द टू डांसर्स, मतलब
सोसाइटी में दो डांसर्स में से कौन सी एक अच्छी है। ठीक है, यू हैव टू चॉइस। ओके, आपके पास चॉइस है। ठीक है, यू हैव टू चॉइस। आप देख पा रहे हैं ना, टू डांसर्स, तो इस वजह से आपको विच का प्रयोग करना पड़ेगा। हु इज़ द बेटर, ये करेक्शन तो मतलब अगर आप करेंगे तो आपको करेक्ट लगेगा भी, लेकिन जब ऑप्शन में चॉइस दिया हो आपके क्वेश्चन में तो हमेशा आप जानेंगे कि विच को प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, सी वाले बच्चे करेक्ट हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19, ही वॉज टॉकिंग ऑफ द वुमेन हु ही सेड। इसके बाद है ही सेड, फिर है ही मेट इन अमेरिका। बताइए इसमें आपको क्या करना है, हु को रिप्लेस करना है। तो यहाँ पर हु को रिप्लेस करेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा कि सिर्फ आप इसी बात को ध्यान में नहीं रख सकते हैं कि हु का प्रयोग पर्सन के लिए होता है, आपको केस भी समझना पड़ेगा। यहाँ पर जो का मीनिंग नहीं आ रहा है, जिसे का मीनिंग आ रहा है, तो जिसे वह, तो बी ऑप्शन हुम करेक्ट होगा। बिल्कुल बी वाले बच्चे आप सभी करेक्ट हैं। ठीक है, विच का प्रयोग नहीं करेंगे, दैट का भी नहीं कर सकते, हुज का भी नहीं। ही वॉज टॉकिंग फॉर द वुमेन, तो कह रहा है कि वह जो है उस महिला, टॉकिंग ऑफ द वुमेन, उस महिला के लिए या कई के बारे में बात कर रहा था जिसे वह सेड ही मेट इन अमेरिका, जिसे वह उसने बताया कि अमेरिका में मिला था। तो जिसे अमेरिका में वह मिला था, ऐसा सेंस आ रहा ऑब्जेक्टिव केस में। क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में लेट रोहित एंड शी कंप्लीट दिस जॉब एज दे लाइक टू डू इट। बताइएगा इसमें क्या करेक्शन करेंगे आप। लेट रोहित एंड शी कंप्लीट, इसके बाद है दिस जॉब एज दे ऑलरेडी दे लाइक टू डू इट। आपको बताया गया ना बच्चों, बिल्कुल इसको आप रिप्लेस करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं लेट के साथ हमेशा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आता है। तो ऐसे सेंस में आपको क्या करेक्शन करना होगा, आपको देखना होगा लेट रोहित एंड हर। ठीक है, शी को आप हर में चेंज कर देंगे। ठीक ना, बहुत अच्छे। ए वाले बच्चे बिल्कुल करेक्ट हैं। ए शी ना होके हर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ना, ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में मिलते हैं, और जब आप प्रैक्टिस किए रहते हैं तो चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती हैं। अपने स्कोर ज़रूर से ज़रूर बताएं बच्चों को, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, जितना जो ज़्यादा हो सके आप क्लासेज को और बच्चों तक पहुँचाएँ। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग यू अ लॉट्स ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच। ऐसे ही मेहनत करते रहिए, खूब बढ़िया से पढ़िए, स्वस्थ रहिए। थैंक्स अ लॉट।